वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बिहार दरोगा 2213 मेंस एग्जामिनेशन जो कि आगामी अप्रैल से मई महीना में संभावित है। इस एग्जामिनेशन को दृष्टिकोण में रखकर हम लोग लगातार मुख्य परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट का सीरीज शुरू किए हुए हैं। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट आ चुका है। आज आपके सामने 5वें प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हैं, जो कि एडिटोरिया के एसआई 2213 मेंस के टेस्ट सीरीज पर आधारित है। आज के सेट का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल रहेगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कीजिएगा और पूरा सेट बनाने के बाद वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। आज के सेट का जो कट ऑफ रखा गया है वो रखा गया है 65 प्लस। जी हाँ, 65 प्लस क्वेश्चंस जनरल मेल के लिए रखा गया है। उसके अकॉर्डिंग बाकी कैटेगरी वाले भी देख सकते हैं, ठीक है। इससे पहले जो 4 सेट आ चुके हैं उन चारों सेट का जो पीडीएफ और डिटेल सॉल्यूशन वीडियो टेलीग्राम पर तो अवेलेबल है ही, साथ ही साथ बिहार एसआई 2213 मेंस की तैयारी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाया गया है इस चैनल पर, वहां पर भी आपको सारे सॉल्यूशन वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेट की शुरुआत हो रही है आपको गणित के प्रश्नों के साथ। आपको पता है कि गणित और रीजनिंग के ऑलमोस्ट 20 एवरेज 20 और 20 से 25 के बीच में प्रश्न रह सकते हैं। तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में भी आइएगा और आपको मान लीजिए कि पहले सेट में आपको मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन मिल गए, तो यदि ठीक है आपको अच्छा है पकड़ तब बनाइए, नहीं तो मेरी ये सलाह रहेगी कि सबसे पहले आप लोग जो जीएस के क्वेश्चन है उसको टैकल कीजिए और अंत में आप मैथ रीजनिंग पर आइएगा। तो सही वही फॉर्मूला हम यहाँ पर भी लगाएंगे और जिनका मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा है वो देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जीएस के क्वेश्चन को देखेंगे, फिर अंत में मैथ रीजनिंग पर आएंगे, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 11 से जीएस का प्रश्न शुरू हो रहा है। बोल रहा है प्रश्न संख्या 11 कि किस गवर्नर जनरल ने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? लॉर्ड वेलेजी, लॉर्ड मेटकॉफ, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या फिर लॉर्ड लिटन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा लॉर्ड वेलेजी। देखिए 1799 ईस्वी में जो है लॉर्ड वेलेजी ने प्रथम बार जो है प्रेस सेंसरशिप लागू किया था और फिर उसके बाद चार्ल्स मेटकॉफ ने उसे हटा दिया था, इसलिए मेटकॉफ को बोला जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, ठीक है ना। उसके बाद तो लिटन आए, उन्होंने तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया था, वो तो बात की बात है। लेकिन सबसे पहली बार जो है 1799 में जो है लॉर्ड वेलेजी के द्वारा ये सेंसरशिप लाया गया था। अगला प्रश्न, हंटर कमीशन की रिपोर्ट किससे जुड़ा हुआ है? हंटर कमीशन आया था आपको 1882 ईस्वी में आया था और ये जब रिपन का कार्यकाल था, लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था, तो उनके समय में ये आया था और इनका जो संबंध था, ठीक है ना, वो था आपको प्राथमिक शिक्षाओं में को और बेहतर करने के लिए, एनहेंस करने के लिए उससे जुड़ा हुआ था। तो उस आधार पर देख लीजिए, बालिकाओं की शिक्षा, उस शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। हंटर कमीशन शिक्षा से संबंधित है, लेकिन शिक्षा से संबंधित में भी आपको प्राथमिक शिक्षा पर विशेष पर बल दिया गया था। 1882 में इसका गठन किया गया था, किसके? रिपन के शासनकाल में। और 1854 ईस्वी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में जो भी सुधार था उस पर यह लागू हुआ था। अगला प्रश्न देख लीजिए कि वर्ष 1920 में लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? वंदे मातरम, पीपल, ट्रिब्यूट या वीर अर्जुन। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा वंदे मातरम। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? पटना, मुजफ्फरपुर, चंपारण, शाहबाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पटना। आप याद रखिएगा, प्रभावती देवी यानी कि प से पटना, ठीक है ना, तो प्र और प पटना, आप उसको इस तरीका से भी याद रखिएगा, प से पटना और प से प्रभावती देवी, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बंगाली, सुरेंद्रनाथ बनर्जी बिल्कुल सही है। इंडियन मिरर, देवेंद्र नाथ टैगोर, ये भी सही है। युगांतर, देखिए यही तो गलत हो जाएगा, वरिंद्र कुमार घोष हो जाएगा युगांतर का, ठीक है ना। तो और प्रथम संपादक जो इसके थे वो भूपेंद्र दत्त थे। तो वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त दोनों को मिलाकर बोला जाता है युगांतर में, ठीक है ना। और मराठा तो बालगंगाधर तिलक, ये भी सही है। तो हमको यहाँ पे जो है गलत मैच चूज करना है, तो ये हो जाएगा युगांतर वाला। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? 1927, 1915, 1942 या फिर 1935। ये प्रथम बार पारित करवाया गया था 1927 में, जो मद्रास का अधिवेशन था, ठीक है ना। मद्रास अधिवेशन में 1927 में प्रथम बार जो है स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित करवाया गया था। और 1929 में आपको पता है कि इन्होंने अपना घोषणा किया था पूर्ण स्वाधीनता का, ठीक है। तो वो अलग बात है, लेकिन 1927 में सबसे पहली बार इसका किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर M.A. अंसारी थे। अगला प्रश्न देख लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इंडियन हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत ही फेमस है, इन 1905 लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडियन हाउस की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में नाना साहब के विरुद्ध किस ब्रिटिश सेनानायक ने नेतृत्व किया था? कर्नल नील, कैंपबेल, निकोलसन या फिर हडसन। नाना साहब जो भारतीय थे, यानी कि वहाँ पर जो भारत की ओर से स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किए थे, लेकिन अंग्रेज की तरफ से कौन थे उधर? तो वो निकलसन हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा सॉरी, ये हो जाएंगे आपको
18 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको कैंपबेल, ठीक है ना। और ये जो कैंपबेल हैं इन्होंने और जगह भी यहाँ काम किया था, जैसे कि आपका लखनऊ हो गया, फैजाबाद हो गया, उसके बाद मतलब कि बरेली हो गया, यहाँ सब पर भी इन्होंने काम किया था मतलब दबाने में। अगला प्रश्न देख लीजिए कि 19, निम्न में से कौन सा राजा राम मोहन राय के कार्यों से जुड़ा हुआ नहीं है? सती प्रथा का विरोध, आत्मसभा की स्थापना, विधवा विवाह पर प्रतिबंध और एकेश्वरवाद पर बल। यहाँ से जो विधवा विवाह है ना, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर इनका जुड़ा हो जाएगा, बाकी सबके सब राजा राम मोहन राय से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? जस्टिस रनाडे, फिरोज शाह मेहता, तिलक या स्वामी रामास्वामी नायकर। ये जो दक्कन सोसाइटी है ये कृषकों से संबंधित था। 1884 में इसका गठन किया गया था और 3 व्यक्तियों के द्वारा इसका गठन किया गया था, बाल गंगाधर तिलक, विष्णु शास्त्री चिप लूनकर और आपके थे गणेश अगरकर, ठीक है ना। अगरकर, चिप लूनकर और बाल गंगाधर तिलक। तो इस आधार पर देखिए यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक का नाम आ रहा है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, हमको यहाँ पे जो मैसूर युद्ध हुआ था, 4 मैसूर युद्ध, उसका मिलान देखना है और इसमें देखना है कि कौन सही सुमिलित है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, देखिए यहाँ पर ये 1967 से 69 था, ठीक है ना। तो 1767 1769 था, तो ये तो मैच आपका गलत हो गया पहला। दूसरा देख लीजिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1778 से 84 नहीं, 1780 से 84 था, ठीक है ना, तो ये भी मैच आपका गलत हो गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1992, बिल्कुल ये सही है। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध तो आपको पता है कि 1799 था। तो हमको यहाँ पे देखना है कि कौन सही सुमेलित है, तो आपको तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 आपको सही सुमेलित हो जाएगा, ठीक है ना। और यह टीपू सुल्तान एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच यहाँ पर संधि हुआ था, ठीक है ना। और फिर बाद में तो आपको श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। चलिए अगला देख लीजिए, नादिर शाह के आक्रमण के समय भारत में कौन मुगल शासक था? अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह या फिर रफ़ी उद दौला। तो आपको पता है कि 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था और उस समय मोहम्मद शाह, जी हाँ, मोहम्मद शाह का शासनकाल था। और मोहम्मद शाह का शासनकाल 1719 से लेकर के 1748 है, 1719 से लेकर के 1748 है। मुगल शासक अकबर द्वारा दहसाला प्रणाली कब आरंभ किया गया था? दहसाला प्रणाली का जो सूत्रपात माना जाता है, सूत्रधार माना जाता है, वो टोडरमल को माना जाता है और ये 1580 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय नेता को खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली या फिर स्वामी श्रद्धानंद। तो मदन मोहन मालवीय जो है ये खिलाफत आंदोलन में सपोर्ट नहीं किए थे। अगला प्रश्न देख लीजिए, भक्ति आंदोलन में मुख्य संत तुकाराम किस मुगल शासक के समकालीन थे? हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तुकाराम का जो समकालीन थे ये आपको हो जाएगा जहांगीर, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार में मुड़ीसा नए प्रांत का निर्माण हुआ, उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? बहुत ही फेमस है, सच्चिदानंद सिन्हा इसके नेतृत्वकर्ता थे, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जो कला शैली भारतीय और यूनानी का आकृति का मिश्रण है उसे कहते हैं शिखर, वेरा, कंधार या नागर? गांधार शैली, ठीक है। अगला प्रश्न, गरुड़ स्तंभ किससे संबंधित है? हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म या उपरोक्त सभी? गरुड़ स्तंभ का संबंध आपको हो जाएगा हिंदू धर्म से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अभिलेख में अशोक का नाम बुद्ध शाक मिलता है? मास्की, भाबड़ू, गुर्जरा या फिर कौशंबी? जो मास्की अभिलेख है उसी में अशोक का नाम जो है बुद्ध शाक मिलता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बिंबिसार के शासनकाल में प्रथम जैन संगति हुई, सातवाहनों के द्वारा बौद्ध एवं जैन दोनों का संरक्षण दिया गया था, सर्वाधिक सोने के सिक्के काल में जारी किए गए थे और कर्नाटक वंश का संबंध बिहार से नहीं है। तो देख लीजिए, कर्नाटक वंश का संबंध बिहार से है। बिंबिसार के संबंध में मतलब के काल में आपको प्रथम बौद्ध संगति हुई थी और सातवाहनों के द्वारा आपको जो हिंदू धर्म की संरक्षण दिया गया था, बौद्ध का नहीं दिया गया था, लेकिन सर्वाधिक सोने के सिक्के आपको गुप्त काल में जारी किए गए थे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लीजिए, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा एक पदार्थ उत्पन्न होता है, यह प्रक्रिया यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? उदासीन, विस्थापन, संयोजन या फिर अवक्षेपण? इसको बोला जाता है अवक्षेपण, ठीक है ना। जब NaCl और AgNO3 का रिएक्शन होता है तो NaNO3 बनता है और AgCl बनता है, तो ठीक है ना, ये अवक्षेपण हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद होता है तो धातु के अभिक्रिया कर एक जैसा उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या अमोनिया? कोई भी अम्ल होता है ना, तो आपको पता है कि अम्ल का बेसिक जो एक कंपोनेंट कौन है, वो है हाइड्रोजन। जब अभिक्रिया होता है तो H+ आयन हमेशा देता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हाइड्रोजन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, अपच का उपचार करने के लिए से कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? एंटीसेप्टिक, एनाल्जेसिक, एंटाएसिड या फिर एंटीबायोटिक? एंटाएसिड, यानी कि अपच यानी कि गैस वगैरह बन जाता है तो एंटाएसिड का लिया जाता है। अगला प्रश्न, प्रकृति गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? संयोजन, अपघटन, उष्माक्षेपी या उष्माशोषी?
तो जैसे ही प्राकृतिक गैस का दहन होता है तो ऊष्मा निकलता है, यानी कि ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। अगला प्रश्न, आयनिक यौगिक के क्वथनांक एवं गलनांक क्या होते हैं? निम्न, उच्च, सामान्य या इनमें से कोई नहीं। तो आयनिक यौगिक के जो क्वथनांक और गलनांक होते हैं वो हमेशा उच्च होते हैं। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? यहाँ पे देख लीजिए, धातु की बात की जा रही है और कमरे की ताप यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर की बात की जाएगी, तो ऑब्वियसली मरकरी हो जाएगा। लेकिन अधातु की जैसे ही बात होगी तो वहाँ पे आपका ऑप्शन ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है ना। अधातु जब भी बोलेगा कि नॉर्मल टेम्परेचर पर तो ब्रोमीन हो जाएगा। अगला प्रश्न, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? सोडियम, लिथियम, पारा या फिर कॉपर? इस चारों ऑप्शन में से पारा का घनत्व सबसे ज़्यादा है, लेकिन लिथियम का घनत्व सबसे कम होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा कि सबसे पूछ रहा है कि धातु में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन हो जाएगा, तो लिथियम। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। 38, पानी से भरे बाल्टी की गहराई कम दिखाई पड़ती है, यह किस परिघटना के कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि जो अपवर्तन होता है उसके कारण आपको जो गहराई कम दिखलाई पड़ती है। 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी के मात्रक कौन होते हैं? ओम, ओम मीटर, ओम मीटर, ओम प्रति मीटर या ओम मीटर या से कोई नहीं। तो ओम तो सीधे प्रतिरोध का होता है, लेकिन यहाँ पर प्रतिरोधकता की बात की जाती है तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, ओम मीटर, ठीक है ना। मानव के दो महत्वपूर्ण भाग हैं जिनमें से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वो कौन से हैं? हाथ पैर, मांसपेशियां और हृदय, नेत्र और दिक्तंत्र और हृदय और मस्तिष्क। आप लोग थोड़ा सा भी मेडिकल के बारे में यदि जानते होंगे तो पता है कि छाती का क्या होता है? ईसीजी, और दिमाग का क्या होता है? ईजीजी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ई शब्द है ना, यही इलेक्ट्रॉनिक का मतलब कि बताता है कि वहाँ पर आपको चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है। तो इस आधार पे आपको कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी, मतलब कि ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, हृदय और मस्तिष्क। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न संख्या 41, ट्रिप्सिन केवल किस माध्यम में कार्य करता है? अम्लीय, उदासीन, क्षारीय या क्षारीय अम्लीय, दोनों में। सबसे पहले तो आप जान लीजिए ट्रिप्सिन जो है एक पाचक एंजाइम है और यह आमाशय द्वारा स्रावित होता है, ठीक है ना। और यह हमेशा किस में काम करेगा? तो क्षारीय माध्यम में। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली का प्रमेय, संवेग संरक्षण या फिर पास्कल का नियम। तो यहाँ पर हमेशा संवेग संरक्षण होता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के बच्चों के लिए पहला अखबार लॉन्च किया गया है? थोड़ा सा एकदम करंट का है। असम, बिहार, सिक्किम या उत्तर प्रदेश? तो असम में, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस तत्व का परमाणु भार होता है? किस तत्व का परमाणु भार किसके समतुल्य होता है? तो तुल्यांक भार गुणे संयोजकता को गुणा कर दिया जाता है तो किस तत्व का परमाणु भार आपको प्राप्त होता है। अगला प्रश्न कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? हार्मोन शब्द का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट, अरस्तु, ब्राउन पोर्टर या फिर बेलिस और स्टार्लिंग। तो बेलिस और स्टार्लिंग ये ब्रिटिश कह सकते हैं कि आपको जो है एक डॉक्टर थे या फिर रिसर्चर थे जिनके द्वारा जो है प्रथम बार हार्मोन शब्द का नामकरण किया गया था। तो 45 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कब किया गया था? तो 1902 ईस्वी में। 1902 ईस्वी में जो है आपको ब्रिटिश भौतिकविद, ये भौतिकविद थे E.H. स्टार्लिंग और W.M. बेलिस के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, 46 की निम्न में से किस में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है? कवक, शैवाल, ब्रायोफाइटा या ट्रायोफाइटा। तो कवक होता है ना, इसमें आपको क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पाए जाते हैं? एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा या फिर जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को ही आपको बोला जाता है अनावृति बीजी पौधा, ठीक है। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? यहाँ पे देख लीजिए, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? अंतःद्रव्यावलिका, गोलिकायज, मुक्त राइबोसोम या फिर बंधित राइबोसोम। तो जो यूज होती है ना अंदर में, तो वो मुक्त राइबोसोम के द्वारा उत्पन्न होती है। वहीं पे आपको कोशिका के भीतर अंतर्जालिका में जो होता है वहाँ पे राइबोसोम पाया जाता है जिसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। तो प्रोटीन का फैक्ट्री जो पाया जाता है वो अंतर्जालिका में रहता है, ठीक है। और जो आपका जिस प्रोटीन का इस्तेमाल होता है वो मुक्त राइबोसोम में बनता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 49, समानता अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? हवा, ताप, जल, प्रकाश। तो हवा, जल और ताप है तो वो अंकुरित हो जाएगा, प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किसको एक छोड़ देने पर मच्छर नियंत्रित हो जाता है? जो गैम्बूसिया, ठीक है ना, गैम्बूसिया मछली है, इसको छोड़ देने पर जो है मच्छर नियंत्रित हो जाता है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था? 2000, 2003, 2005 या 2007। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2005 में। एम वीरप्पा मोइली के नेतृत्व में इसका गठन किया गया था, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के बाद इसका द्वितीय का, ठीक है ना। पहला तो था सरकारी, या दूसरा आपका हो गया कौन? तो एम वीरप्पा मोइली वाला 2005 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? के संथानम समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति या डी में से सभी।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑल ऑफ दिस, ठीक है ना। किस संथानम समिति 1962 में आया था, ठीक है ना, ये 1962 में आया था चुनाव सुधार से। फिर दिनेश गोस्वामी समिति आता है, ये 1990 में आता है, ठीक है। और इंद्रजीत गुप्ता जो है 1998 में आ जाता है। तो सब के सब जो हो जाएंगे चुनाव सुधार से। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस रीट का शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना? बंदी, प्रतिरक्षण, परमादेश, उत्प्रेषण या अधिकार परीक्षा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका सही उत्प्रेषण। देखिए, उत्प्रेषण रीट का शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचना देना होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित नीति निषेधक तत्वों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है कि यह राज्य के नीति निर्माण में सहायक होता है। बिल्कुल, इसमें दिए गए उपबंध का क्रियान्वयन राज्य पर छोड़ दिया जाता है। तो दोनों कथन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देख लीजिए, वित्त विधेयक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसे सिर्फ लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। बिल्कुल सही है, वित्त विधेयक अनुच्छेद 110 बोलता है कि आप लोकसभा में पुनः स्थापित कर सकते हैं इसको। इसे पारित करने के मामले में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्तियां समान है। बिल्कुल, लोकसभा में ये पेश किया जा सकता है, लेकिन पारित करने की शक्ति का जो लेवल है दोनों का समान ही है। यदि लोकसभा से पारित हो जाएगा, राज्यसभा से पारित नहीं हो जाएगा तो वो रुक जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। लेकिन हमको यहाँ पर क्या पूछ रहा है, उपयुक्त में से कौन गलत है? तो ना तो 1 ना तो 2, कोई गलत नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 55 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्न कथनों पर हमको विचार करना है। प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त किया गया था और प्रांतीय स्वायत्तता शुभारंभ किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, 1919 में क्या हुआ था ना कि प्रांतों में आपको जो है द्वैत शासन लगाया गया था, लेकिन 1935 में क्या हो गया था, प्रांतों का द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया था और केंद्र में द्वैत शासन लगाया गया था। इसके द्वारा केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का शुभारंभ किया गया था। दोनों बात यहाँ पे लिखा रहा है। तो इसका मतलब है कि 1 और 2 बोथ आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। राज्य सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि राज्य सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? 41 क, 42 क, 43 क या 43 ख? 43 के ख में है राज्य सहकारी समिति। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? जो प्रस्तावना है जिसको हम लोग उद्देशिका बोलते हैं, वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला देख लीजिए, पंचायती राज पर बनी विभिन्न समितियों का गठन का क्रम जो है वो हमको चेक करना है कि कौन सही है और कौन गलत है। आइए, यहाँ पे बोल रहा है कि अशोक मेहता समिति 1970, बिल्कुल सही है। थुंगन समिति जो हो जाएगा वो 1988 में हो जाएगा। जी.के. वी राव समिति 1985 में हो जाएगा और एम.एल. संघवी 1986 में हो जाएगा। तो इस आधार पर इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 1 का ए हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा और सी का 3 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। लोकसभा के विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा का जो विशेषाधिकार समिति होता है उसमें 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा का विशेषाधिकार समिति होता है उसमें 10 सदस्य होते हैं, ठीक है ना। और दोनों समिति का काम होता है कि कोई विशेषाधिकार हनन का मामला आता है तो उसका जांच पड़ताल करना। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत का सबसे बड़ा द्वीप जो नदी में बसा है, अंडमान निकोबार, सालसेट, गंगा सागर या माजुली द्वीप? जो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में बना हुआ है माजुली द्वीप, वो नदी में बसा सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है ना। क्षेत्रफल की बात कीजिएगा तो अंडमान निकोबार द्वीप सबसे बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है कि किस द्वीप पर सबसे ज़्यादा आबादी बसी हुई है? तो वो सालसेट द्वीप हो जाएगा जो बम्बई मतलब उसी पर बसा हुआ है, ठीक है ना। तो आबादी वाला हो जाएगा, किस द्वीप पर सर्वाधिक आबादी बसी है तो सालसेट द्वीप हो जाएगा। नदी में सबसे बड़ा बसा द्वीप हो जाएगा तो माजुली द्वीप हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप बोलेगा तो अंडमान निकोबार द्वीप से। लेकिन यहाँ पर हमको क्या बोल रहा है कि सबसे बड़ा द्वीप जो नदी में बसा है तो माजुली हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, कुमायूं हिमालय पर्वत जो है श्रृंखला किन नदियों के बीच में अवस्थित है? सारे ऑप्शन इत्मीनान से आप लोग देख लीजिए। जो कुमायूं हिमालय श्रेणी है वो आपको सतलज और काली नदी के बीच में अवस्थित है। 320 किलोमीटर का ये पूरा दायरा है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सतलज और काली। अगला प्रश्न देख लीजिए, बंकापुरा मोर अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक? जो बंकापुरम मोर है वो कर्नाटक में है, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको आदि चूर्णगिरी और बंकापुरम दोनों कर्नाटक में है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में कुल कितने देश हैं? 8, 10, 7 या 20? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 8। अटल सुरंग किस दर्रे के नीचे बनाया जा रहा है? रोहतांग, जोजिला, शिव किला या फिर पीर पंजाल? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा रोहतांग। श्वेत क्रांति किसकी कमी को दूर करने के लिए लाया गया था? दूध, दलहन फसलें, शहद या फिर अंडा? आपको पता है कि दुग्ध क्षेत्र में इसका काफ़ी बड़ा योगदान था। तो 66 का सही उत्तर हो जाएगा ए। ये कब आया था? तो 13 जनवरी 1970 को इसकी शुरुआत हुई थी, ये भी याद रखिएगा। श्वेत क्रांति जो है 13 जनवरी 1970। कौन सा देश यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादन करता है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस या फिर कजाकिस्तान? देखिए, यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार आपको कनाडा में मिल जाएगा, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन की बात कीजिएगा तो कजाकिस्तान हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए,
सिंधु नदी की सहायक नदियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम सही क्या है? सिंधु की सब सहायक नदी हैं और उत्तर से दक्षिण हमको जाना है, तो झेलम पहले आएगा, फिर चिनाब आएगा, फिर रावी, ब्यास और सतलज। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ था? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम जो लागू किया गया था वो कब? 2002, 2004, 2005 या फिर 2009? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 2005 में, ठीक है ना। यहीं पे आता है आपको आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति। यदि राष्ट्रीय नीति की बात कीजिएगा तब वो 2009 में हो जाएगा। 2009 में आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति, ठीक है ना। लेकिन आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है 2005 में, लेकिन राष्ट्रीय नीति जो है 2009 में हो जाएगा। बाइसन यानी कि राजबाड़ी नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश या फिर मणिपुर? ये अवस्थित है आपको त्रिपुरा में अवस्थित है बाइसन नेशनल पार्क, ठीक है ना। अगला देख लीजिए, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार वन क्षेत्रफल सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्य किस में देखी गई है? ये तो कर्नाटक में था। अब यहाँ पे हम इस वन रिपोर्ट 2019 को चेंज करते हैं। अब जो है 2021 का वन रिपोर्ट आ गया है। 2021 का जो वन रिपोर्ट है वो 17वां है, ठीक है ना। अब इसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि पूरे भारत में जो कुल क्षेत्रफल का 21.71% वन क्षेत्र है। पिछले बार कितना था? 21.67% वन क्षेत्र था। अब इसमें वृद्धि होकर के ये कहाँ पर आ गया है? तो 21.71%। ये डाटा भी कभी कभी बीपीएससी से लेकर बीपीएससी किसी भी एग्जाम में बीपीएससी या बीपीएससी या बीएसएससी किसी भी एग्जामिनेशन में पूछता है। तो अब 21.71% हो गया, पहले था 21.67%, ठीक है ना। और सर्वाधिक 1% में जो वृद्धि हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? तो तेलंगाना में हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद आंध्र प्रदेश में हुआ है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश हुआ है। फिर कहाँ पर हुआ है? तो आपका मतलब कि ओडिशा में हुआ है, ठीक है ना। लेकिन आप ये तो हो गया आपका परसेंटेज वृद्धि, सर्वाधिक किसने वृद्धि की है। यदि क्षेत्रफल की बात कीजिएगा तो वहाँ पे आपको आंध्र प्रदेश ज़्यादा हो जाएगा, यानी वहाँ पे 600 समथिंग किलोमीटर में वन की वृद्धि हुई है। लेकिन सर्वाधिक परसेंटेज वृद्धि की बात कीजिएगा तो वो तेलंगाना हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, भुवन एवं बड़ाइल की पहाड़ी किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जो पहाड़ी है वो असम में अवस्थित है। 72 का ए उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। असम में मिकड़ी की पहाड़ी, रेगमा और भुवन की पहाड़ी अवस्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कौन सा देश सीमा जो है, कौन सा देश जो है उसका सीमा लगता है? चीन का, चीन अफगानिस्तान का, चीन अफगानिस्तान पाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको चीन अफगानिस्तान पाकिस्तान। अच्छा, आप यह बोलेगा कि अफगानिस्तान का तो हिस्सा डायरेक्टली नहीं लगता है, तो देखिए लद्दाख का कुछ हिस्सा आपको जो है चीन पाकिस्तान के पास था, जिसको उसने चीन को दे दिया, तो उसको तो भारत अभी अपना हिस्सा मांगती है ना। तो इसी आधार पे इसका जो सीमा जो हो जाएगा चीन अफगानिस्तान पाकिस्तान सबसे लगना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, मालवी और मेवाती किस पशु की नस्ल है? भेड़, बकरी, भैंस या गाय? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा गाय की। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? मतलब किस खाड़ी से होकर गुजरती है? आपको पता है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मित्र पर गमछाझा, ठीक है ना। इसका एक फार्मूला है, मिजोरम, त्रिपुरा ये करके, ठीक है ना। और 8 राज्यों के अलावे आपको जो है कच्छ, किरण और अरब के सागर से भी गुजरती है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 8 को राज्य याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके अलावे कच्छ की खाड़ी और अरब सागर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभी दरोगा पीटी में भी से सवाल पूछा गया था, कर्क रेखा किससे गुजरती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से किसके द्वारा आय की असमानता का मापन किया जाता है? गिनी गुणांक, लॉरेंज वक्र या फिर फिलिप्स वक्र? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको गिनी गुणांक और लॉरेंज वक्र दोनों के द्वारा आय की असमानता को मापा जाता है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? आपको पता है कि मौद्रिक नीति निर्धारण करने के लिए प्रत्येक 2 महीना के अंतराल पर आरबीआई की बैठक होती है। तो ऑब्वियसली इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 77 का। आरबीआई कहीं नहीं है तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से किस समिति ने सर्वप्रथम गरीबी के निर्धारण के लिए कैलोरी को आधार मानने की संस्तुति की थी? सर्वप्रथम की बात की जा रही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वाई के अलग समिति, ठीक है ना। ऑप्शन ए से इसका सही उत्तर हो जाएगा। और फिर बाद में आपको सुरेश तेंदुलकर और रंगराजन समिति वगैरह भी आई थी, लेकिन वाई के अलग समिति ने प्रथम बार आपको कैलोरी का आधार माना था। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे हमको देखना है कि कौन सी पूंजी खाता है? विदेशी ऋण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, निजी ऋण या पोर्टफोलियो निवेश? जो निजी ऑपरेशन है ना वो आपको पूंजी खाता नहीं है। तो ऑप्शन 3 को छोड़ के बाकी हो जाएगा 1, 2, 4। 1, 2, 4 कहाँ पर है? ऑप्शन बी में आ रहा है। किस कंपनी का वर्तमान अंशधारियों का किसी कंपनी के वर्तमान अंशधारियों को प्रथम अधिकार के रूप में नए शेयर का निर्गमन क्या कहलाता है? अधिमान शेयर, बोनस शेयर, राइट इशू या फिर इक्विटी शेयर? ऐसे को हमको बोलते हैं राइट्स
इशू, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सबसे पहले तो आप जान लीजिए, हॉट मनी उसको बोला जाता है जिसमें बहुत तीव्र गति से प्लान करने की क्षमता होती है, जैसे कि डॉलर वगैरह, ठीक है ना। तो इस बोला किसको जाता है? मुद्रा प्लस आरबीआई के पास रिजर्व, कुल जीडीआर प्राप्तियाँ, शुद्ध विदेशी निवेश या फिर विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। तो हॉट मनी जो है बेसिकली विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के संबंध में कहा जाता है। आगे देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? अभी आप लोगों ने सार्क देगा और यहाँ पे आपको बिम्स्टेक देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो बिम्स्टेक का सदस्य कौन नहीं है? तो बिम्स्टेक का सदस्य जो है आपको देख लीजिए मालदीव नहीं होगा, ठीक है ना। मालदीव आपको सार्क का सदस्य हो जाएगा, लेकिन बिम्स्टेक का सदस्य नहीं होगा। बिम्स्टेक में आप कुल 7 सदस्य हैं। इसमें आपको कौन कौन होगा? भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। ये 5 तो सार्क के साथ कॉमन हो जाएंगे। कौन कौन? भारत, भूटान, ठीक है ना, बांग्लादेश, श्रीलंका और कौन? तो नेपाल। ये तो 5 देश जो हैं जो सार्क के भी सदस्य हैं और बिम्स्टेक के भी सदस्य हैं। लेकिन बिम्स्टेक में 2 अतिरिक्त सदस्य कौन कौन से हो जाएंगे? एक म्यांमार और एक थाईलैंड हो जाएगा। तो मालदीव इसका सदस्य नहीं होगा, ठीक है ना, लेकिन मालदीव आपको जो है सार्क का सदस्य है। अगला प्रश्न देख लीजिए, विश्व रक्तदान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 जून, 12 जून, 12 मई या फिर 14 मई? तो 12 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है और 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। ये जो है बाल श्रम निषेध दिवस, ठीक है ना, बाल श्रम निषेध, ठीक है। आगे देख लीजिए, निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी क्या है? एंटानानेरियो, विक्टोरिया, नाउस या पोर्ट लुइस? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, वर्ष 2021 में वी.एस. नयपॉल को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? भौतिकी शास्त्र, रसायन, साहित्य या फिर चिकित्सा? इनको साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है ना, साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इन ए फ्री स्टेट नाम की उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। 1971 में उसके लिए सबसे पहले बुकर पुरस्कार और 2001 में उसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, दीप्ति शर्मा का संबंध किससे है? क्रिकेट, टेबल टेनिस, हॉकी या बैडमिंटन? तो इनका संबंध क्रिकेट से है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे हमको कौन सही सुमेलित यानी कि गलत मिलान को चूज करना है? नरोड़ा उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सही है। कुंडलकुलम ये आपको कर्नाटक नहीं होगा, कर्नाटक के बदले यहाँ पे आपको तमिलनाडु हो जाएगा। तो ये आपको मिलान गलत है। काकापारा गुजरात ये भी सही है और तारापुरा महाराष्ट्र ये भी सही है, ठीक है। महामना के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? महामना मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 का थीम क्या था? तो इसका तो थीम आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन राइट्स। तो ये तो आपको 2020 का था, लेकिन 2021 का जो थीम अब बदल गया था वो था वुमेन इन लीडरशिप अचीव्ड एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19। वुमेन इन लीडरशिप 2021 का थीम था, जो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो इसका 2021 का थीम था वुमेन इन लीडरशिप अचीव्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ ईस्ट कहा जाता है? बांग्ला, तमिल, तेलुगु या फिर मैथिली? तो जो तेलुगु है इसको इटालियन ऑफ ईस्ट कहा जाता है। अगला देख लीजिए, यहाँ से आपको अब जो है प्रश्न शुरू हो रहे हैं रीजनिंग के। एक टेबल पर 5 पुस्तकें पड़ी हैं। सी डी के ऊपर में है, ई के नीचे है, डी के ऊपर है और एफ ई के नीचे है। सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है? इसको आप लोग मैचिंग कीजिएगा तो इस तरह से आपका मैचिंग आ जाएगा, सी डी के ई और एफ आ जाएगा, ठीक है ना, एफ आ जाएगा। इस आधार पे इसका आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए, सी जो है डी के ऊपर में, सी डी के ऊपर में है, ई जो है के नीचे है। देखिए ई जो है के नीचे है और जो है डी के ऊपर में है, डी जो है के ऊपर में, डी देखिए के ऊपर में है और एफ जो है ई के नीचे में है। तो इस आधार पर सबसे नीचे कौन हो जाएगा? एफ हो जाएगा। कौन सी आकृति दिए गए शब्दों के आपसी संबंध को बतलाता है? वकील, शिक्षक तथा शिक्षित। तो शिक्षित के अंदर तो वकील भी आएंगे और शिक्षक भी आएंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कुछ वकील शिक्षक भी हो सकते हैं और कुछ शिक्षक वकील भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस आधार पे इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। वैसे भी आप इसको सोचिए कि जो वकील होते हैं वो भी वकील की जहाँ पर क्लास होती है, लॉ की जहाँ क्लास होती है वहाँ पर एज ए टीचर भी कुछ क्लास वगैरह लेते होंगे, ठीक है ना। तो वो हो सकता है और कुछ शिक्षक ऐसे भी हो सकते हैं जो वकील का भी पढ़ाई किए होंगे या करते होंगे। तो इसका आधार पर इसका मैचिंग एग्जैक्ट यही हो सकता है। निम्नलिखित संख्या में अनुक्रम में कैसे मतलब कितने ऐसे जीरो हैं जिनके बाद एक सम संख्या और पहले विषम संख्या है? बाद में सम और पहले जो है बाद में सम और पहले एक विषम है। तो यहाँ पे देख लीजिए एक जीरो तो ये हो गया। यहाँ पे देख लीजिए बाद में भी विषम है और पहले भी विषम है तो नहीं होगा। यहाँ पे देख लीजिए बाद में क्या है? सम संख्या नहीं, बाद में यहाँ पे विषम संख्या है। यहाँ पे देख लीजिए बाद में एक सम संख्या है, ठीक है ना, और पहले एक विषम संख्या है। पहले एक विषम संख्या है, यहाँ पे देख लीजिए बाद में एक सम संख्या है
और पहले एक विषम संख्या नहीं, यहाँ पे पहले विषम संख्या नहीं है, और यहाँ पे देखिए बाद में एक सम संख्या और पहले विषम संख्या। तो इस आधार पर इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, एक यहाँ पे आया था, एक तो यहाँ पे आया है, ठीक है ना। बाद में सम और पहले विषम, यहाँ पे देख लीजिए ये दोनों के दोनों आपको विषम होंगे, और यहाँ पे देख लीजिए बाद में क्या बोल रहा है कि सम नहीं, यहाँ पे तो सम नहीं, ये तो विषम हो गया। अच्छा यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे भी 2 ही होगा, ठीक है ना, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ाते हैं। प्रश्न संख्या 94 बोल रहा है कि एक तस्वीर में एक आदमी को इशारा करते हुए अनीता कहती है कि उसकी माँ की इकलौती बेटी। तस्वीर में एक आदमी है, अनीता कहती है कि इसके माँ की इकलौती बेटी, ये आदमी है, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली इकलौती बेटी इसकी बहन हो जाएगी। तो अनीता क्या है, और वो जो इसकी बहन मतलब कि ये जो इसकी इकलौती बेटी है ये इसकी माँ, यानी कि ये क्या हो जाएगी, अनीता इसकी भांजी हो जाएगी, ठीक है ना, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए रीजनिंग है, 9 का 9 9 दूना 18 और 9 का 9 9 दूना 81, यानी कि इसको पलट दिया है, 9 5 45 और क्या हो जाएगा 9 6 के 54, 54 आएगा, तो 9 6 के 54 यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, पलट देता है सीधे, ठीक है। अगला देख लीजिए, यहाँ पे हमको अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग जो है अरेंज करना है। तो हम लोग जब इसको अरेंज करेंगे अल्फ़ाबेटिक के अकॉर्डिंग, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 96 का हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 4 विकल्प दिए गए हैं और उसके अकॉर्डिंग हमको देखना है कि अगला क्या होगा। यहाँ पे आइए 97 में बहुत आसान है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले एक ट्रायंगल है, उसके ऊपर में क्या है, यहाँ पे एक बीच में उसका डिवाइड किया गया है, और जो बीच वाला है उसको यहाँ पे निकाल दिया गया है। यहाँ पर भी देख लीजिए इस तरह से, और बीच वाला क्या होगा, क्रॉस होगा, मतलब कि प्लस का होगा, इसको निकाल दिया गया। तो यहाँ पे ये है, तो बीच वाला इसका क्या आ रहा है, ये आ रहा है ना, तो ये निकल जाएगा। तो इस आधार पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा 97 का। अगला प्रश्न देख लीजिए कि समीकरण में जो है आपको समीकरण गलत है, समीकरण को सही करने के लिए किन संकेतों को आपस में बदलना होगा। तो इसमें आप क्या कीजिएगा कि भागा और गुना को बदल दीजिएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 98 का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, नीचे दी गई आकृति में सीधी रेखाओं की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। हमको न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है। तो देख लीजिए पहला तो ये 1, इधर 2, और मतलब 1 मिनट रुकिए, 1 2 3 4 इस वाले की बात कर रहे हैं, और एक 5, इसी तरह 5 नीचे यानी कि 10 हो गया। अब देख लीजिए 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 1 मिनट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19, सीधी रेखा की बात कीजिएगा तो मिनिमम आपको सीधी रेखा 19 हो जाएगी। अगला देख लीजिए, यहाँ पे मैचिंग करना है कम बैक सून, ठीक है ना। इस तरह के प्रश्न पिछले पहले रेलवे में काफ़ी पूछ जाते हैं। को 9 4 3 सून हियर ऑल को लिखा गया है, तो इसमें क्या होगा, आपको हियर का कोड क्या होगा, तो हियर का कोड आपको हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको जरा देख लीजिए, देखिए कम बैक सून, ठीक है ना, कम बैक सून और सून देख लीजिए, सून यहाँ पर है और सून यहाँ पर भी है, ठीक है ना, और दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो आपको यहाँ पे 9 4 3 आ रहा है और यहाँ पे 4 आ रहे हैं, 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। उसी की तरह से आप देख लीजिएगा कम ऑल, ठीक है ना, कम ऑल, ऑल यहाँ पे है, ऑल यहाँ पे है, और देख लीजिए इसमें क्या क्या है, कम ऑल को 2 9 लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए 9 यहाँ पे आ रहा है, तो ऑल का 9 हो जाएगा। इस तरह पे आप करते जाइएगा तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो रीजनिंग के सवाल थे। अब हम लोग जरा ऊपर जाते हैं और मैथ के सवाल को देखेंगे कि मैथ के सवाल में जो है कि उसको कैसे बनाना है, ठीक है ना। इसी तरह से आप लोग एग्जामिनेशन में भी फॉलो कीजिएगा कि यदि आपको मैथ और रीजनिंग ज़्यादा हार्ड समझ में आ रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिएगा, और पहले जो है आप इजी वे में बनाइएगा जो आपका जीएस वगैरह है, और फिर मैथ रीजनिंग पर आप लोग जाइएगा, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले आप मैथ को देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, किसी प्राकृतिक संख्या के लिए 1/1.2 प्लस 1/2.3 ऐसे करते 1/n + n/1 का मान क्या होगा। देख लीजिए अंत में हमारा 1/n + n आ जाएगा। इसके पूरे सीरीज को जब हम लोग जोड़िएगा अंत में, तो अंत में 1n + n/1 ही रहेगा, ठीक है ना। अब क्या होगा ना, जैसे ही कोई संख्या, सॉरी ये n नहीं रहेगा, n + 1 हो जाएगा। 1 मिनट, इस सीरीज को जैसे हम लोग कंप्लीट करेंगे तो हो जाएगा n/n + 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या होता है कि जैसे ही किसी सीरीज को हम लोग करेंगे n/n + 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली ये जो है एक n है और n + 1 कर देंगे, तो इसको जब भी डिवाइड कीजिएगा तो हमेशा वो 1 से छोटा ही होगा, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सदैव 1 से छोटा। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 1356, 1868 और 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 से बच रहा है। प्रत्येक दशा में 12 से बच रहा है, तो क्या करेंगे, प्रत्येक से हम 12 को घटा देंगे, ठीक है ना।
प्रत्येक को 12 घटा देंगे और जितना जितना आएगा 12 घटाने के बाद फिर उस सब का हम लोग मतलब कि मौसा निकाल लेंगे। तो उस आधार पे हमारा जो सही उत्तर आ जाएगा वो 64 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए a प्लस बी का औसत जो है इतना दिया गया है, यानी कि a प्लस बी बाई 2 बराबर आपका औसत इतना दिया गया है। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, तो इसको थोड़ा सा ऑप्शन से बनाने का तरीका है। देखिए अब हमको ऐसा करना है कि a प्लस बी बराबर 2, मतलब इसको क्या इसमें भरें ऑप्शन से, ताकि हमारा वैल्यू a प्लस बी बाई 2 आ जाए। देखिए जीरो भर के देखिए